नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों का। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को दिल्ली में प्रवेश की इजाजत मिल गई है। किसानों को दिल्ली के बुराड़ी में मौजूद निरंकारी ग्राउंड में प्रदर्शन करने की इजाजत दी गई है, लेकिन किसानों का एक गुट इस बात पर अड़ गया है कि सरकार का कोई नुमाइंदा उनसे बॉर्डर पर आकर बात करे। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष बूटा सिंह बर्जगिल ने बताया कि कई किसान नेता अब भी दिल्ली के रास्ते में हैं। इस बीच कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली मार्च कर रहे किसानों से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन को खत्म करने की अपील की है। तोमर ने आंदोलनरत किसानों को 3 दिसंबर को बातचीत का प्रस्ताव भेजा है। वहीं क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने बताया कि वे बुराड़ी जाने के पक्ष में हैं, क्योंकि उन्होंने दिल्ली चलो का आह्वान किया था। उन्होंने आगे कहा कि इस प्रदर्शन का लक्ष्य दिल्ली पहुंचना और केंद्र सरकार पर इन 3 कृषि कानूनों को लेकर दबाव बनाना है। किसान यूनियन के पंजाब के अध्यक्ष जगजीत सिंह का कहना है कि सरकार जब तक हमारी मांगे नहीं मानती, काले कानून वापस नहीं लेती, एमएसपी को लेकर चीजें साफ नहीं करती, तब तक हमारा आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। तो कृषि कानूनों की अब जो आंच है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ आग भड़कती हुई नजर आ रही है। इस बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने किसानों से अपील की है कि वे इस आंदोलन को खत्म कर दें और बातचीत के लिए जो है इन्हें प्रस्ताव भेजा गया है। देखने वाली बात रहेगी कि किसानों का इसको लेकर क्या कुछ रुख रहता है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से अपील की है कि वो विरोध प्रदर्शन को खत्म करें। और इस मसले पर तमाम चर्चा के लिए अरविंद जयतिलक जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अरविंद जी, किस तरह से आप देख रहे हैं, किसान दिल्ली पहुंच चुके हैं, उन्हें इजाजत दे दी गई है दिल्ली में प्रवेश की, इस पूरे आंदोलन के पीछे आप क्या कुछ समझ पा रहे हैं? देखिए, दिल्ली सत्ता का केंद्र है और सब कुछ जो है निर्धारण वहीं से होता है। तो स्वाभाविक रूप से किसानों को लग रहा है कि अगर हमारे हित में अगर सरकार फैसला नहीं की है कृषि कानूनों को लेकर के, एमएसपी को लेकर के, जिस तरह से एक आशंका बनी हुई है, तो स्वाभाविक रूप से किसान जो है चढ़ाई किए हैं दिल्ली पर। लेकिन इसको दो नजरियों से देखा जाना चाहिए। एक तो इसके एक राजनीतिक इसकी स्थिति है, दूसरा जो है इसका वास्तविक स्थिति। राजनीतिक स्थिति यह है कि चूंकि विपक्ष को लग रहा है कि नहीं, एक ऐसा मसला है जिसमें किसानों को गोलबंद करके हम जो है राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं, तो स्वाभाविक रूप से विपक्ष जो है किसानों के साथ सुर में सुर मिला रहा है। और विपक्ष की रवायत भी होती है कि वो जनता के सुर में सुर मिलाए। और दूसरा इसका वास्तविक कारण, दो राय नहीं कि भारत में जो किसानों की दशा जो है बहुत गड़बड़ है, बुरी स्थिति में है किसान। और आज जो है आप देख भी सकते हैं कि देश के तमाम राज्यों में, जैसे चाहे महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, किसानों की आत्महत्या की दर उसी तरह से बनी हुई है। हालांकि सरकार द्वारा ढेर सारे सुविधाएं प्राप्त किसानों को की जा रही है। कहीं ना कहीं जो है आपने देखा भी किस तरह उनके खाते में भी पैसा भेजा गया और फिर उन्हें जो ट्रैक्टर खरीद है उस पर भी तमाम छूट वगैरह दी गई है कृषि उपकरण पर। लेकिन इसके बावजूद भी जब तक उनके फसल का वास्तविक मूल्य नहीं मिलता है तो स्वाभाविक रूप से वो आंदोलन करेंगे ही। लेकिन इसके पीछे एक राजनीतिक नरेटिव है जो उसमें जो इन्वॉल्व हो चुका है पूरी तरह से। आप देखिए दिल्ली में हरियाणा और पंजाब के किसान जिस तरह से बहुतायत संख्या में बढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे उसका अपना एक जो है राजनीतिक कारण। लेकिन यह उचित होगा कि सरकार जो है अगर किसान हितैषी है, जैसा कि नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा भी है कि हम 3 दिसंबर को किसान नेताओं को बुला रहे हैं बातचीत करने के लिए, तो हमारे समझ से एक उचित कदम है। और किसान नेताओं को भी चाहिए कि जो इस पर ये कृषि मंत्री के जो आह्वान है उस पर विचार करें। इसलिए देखिए, हर समस्या का समाधान अंततः जो है टेबल पर ही होता है, आमने सामने बातचीत के जरिए ही होता है। अगर इस स्थिति में केवल आंदोलन ही होगा तो हमारे समझ से उसका निराकरण संभव नहीं हो। देखिए अरविंद जी, एक चीज और समझने वाली है यहाँ पर। जब दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल सरकार से अनुमति ली थी, परमिशन मांगी थी कि आप हमें परमिशन दे दीजिए कि हम 9 स्टेडियम को अस्थायी जेल बना दें और वहां पर किसानों को रख दें, तो उस समय स्वास्थ्य मंत्री से लेकर केजरीवाल दोनों ने यह बयान दिया था कि ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये किसानों का संवैधानिक अधिकार है कि वो प्रदर्शन करें। और किसानों के इस आंदोलन को आम आदमी पार्टी का हमेशा से समर्थन मिलता रहा है और पंजाब की अमरिंदर सरकार भी किसानों को अपना समर्थन देती रही है। तो क्या यहाँ पर पंजाब में आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए रूपरेखा भी तैयार की जा रही है? आम आदमी पार्टी जो है वैसे ही पंजाब में अपनी सियासी जमीन को तलाश रही है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी यहाँ पर एक तीर से 2 निशाने साध रही है। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी आपने देखा भी कि पंजाब में चूंकि उसकी स्थिति कहीं ना कहीं जो है 3-4 उसके सांसद जीते थे, हालांकि बाद में जब उससे अलग भी हो गए,
लेकिन वो कहीं ना कहीं पंजाब में अपने अपने को जो है राजनीतिक तौर पे एक उर्वर भूमि लग रही है, इसलिए जो है आम आदमी पार्टी किसानों के साथ है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि दिल्ली में चूंकि उसका शासन और दिल्ली जो है किसानी के लिए कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है, तो वहाँ पे किसानों की नाराजगी का कोई कारण भी नहीं। लेकिन पराली को लेकर के जिस तरह दिल्ली सरकार ने जो किसानों पर निशाना साधा था, उसको लेकर के भी किसान कहीं ना कहीं जो है केजरीवाल सरकार की आलोचना किए थे। लेकिन आज की तारीख में चूंकि लग रहा है आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को लग रहा है कि किसानों के साथ कंधा से कंधा जोड़ करके जो है हम सरकार की घेराबंदी भी कर सकते हैं और पंजाब में अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से यह राजनीति है और ऐसा होता भी है। और दूसरी तरफ जो है अमरिंदर सिंह की सरकार भी कई मामले में मोर्चे पर विफल रही है। वो भी चाहती है कि किसानों के साथ जुड़ करके, किसानों की सहानुभूति अर्जित करके जो है कहीं ना कहीं जो अपनी जो 2021 में विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें जो अपनी स्थिति मजबूत कर ले। तो स्वाभाविक रूप से इसका अपना एक राजनीतिक पहलू है। और नहीं तो अगर राजनीतिक पहलू नहीं होता तो 7.5 दशक देश को आजाद हुए हो गया और किसानों की जो समस्याएं जबकि तक बनी हुई है, किस तरह से जो है कृषि जो क्षेत्र है वो कम होते जा रहे हैं और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम पर किस तरह किसानों के भूमि का अधिग्रहण होता रहा है, या किसी से छिपा नहीं है। और देखिए भारत में आप आज की तारीख में जो कृषि जो टोटल जीडीपी है उसमें कृषि विकास का दर जो है लगातार घटता जा रहा है। जो किसान थे वो मजदूर होते जा रहे हैं और कृषि की जो जमीनें हैं वो घटती जा रही है। लगभग 0.7 हेक्टेयर जो है किसान पर अब भूमि रह गई है। तो कहीं ना कहीं जो किसानों की एक बड़ी समस्या है और उसका जो है पूरी तरह से राजनीतिकरण हुआ है। इस नाते समस्याएं जो कि त्यों बनी हुई है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हर एक राजनीतिक दल जो भी सत्ता में आता है किसानों के हितैषी की बात तो करता है, लेकिन जो उनकी जो मूल बुनियादी सुविधाएं होती है या जो जरूरतें होती है उनको पूरा करने में नाकाम साबित होता है। यही वजह है कि ये सारी परिस्थितियां बनी हुई है और किसान आंदोलन करने के लिए कहीं ना कहीं जो है मजबूर हुए हैं। बिल्कुल, किसान इस समय सड़कों पर है और लगातार संघर्ष की राह को अपनाए हुए है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा का आप हिस्सा रहे। तो आपको बता दें कि किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने की इजाजत मिल गई है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर की तरफ से कहा गया है कि हम तमाम जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप अपने आंदोलन को खत्म कर दीजिए। हालांकि किसान इस समय ऐसे किसी भी मूड में नहीं है कि वो केंद्र सरकार की अपील को माने और अपने आंदोलन को खत्म करें, क्योंकि किसानों की तरफ से 6 महीने का राशन पानी पहले ही अपने द्वारा साथ लेकर आए हैं और वो इस पूरी कोशिश में है कि इन कानूनों को रद्द करवा कर ही हम रहेंगे। बहरहाल देखने वाली बात यहां पर यह रहेगी कि आज पूरे दिन किस तरह से किसानों की रणनीति रहती है और दूसरा 3 तारीख जो बुलाई गई है बैठक, उसको लेकर किसानों का क्या कुछ रुख रहता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कोरोना महामारी अपनी दूसरी लहर में दुनिया भर में तेजी से पांव पसार रही है। भारत के कई शहरों में भी इसकी रफ्तार बढ़ी है। वहीं वायरस को रोकने के लिए भारत समेत दुनिया भर में वैक्सीन तैयार करने का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उन 3 संस्थानों का दौरा करेंगे जहां पर कोरोना की वैक्सीन तैयार की जा रही है। वह वैज्ञानिकों के साथ मिलकर वैक्सीन विकसित करने के रास्ते में आने वाली चुनौतियों की भी समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से शुक्रवार को ट्वीट किया गया। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 शहरों का दौरा करेंगे और व्यक्तिगत तौर पर वैक्सीन के विकास और उत्पादन प्रक्रिया की समीक्षा करेंगे। वह अहमदाबाद में जायडस बायोटेक पार्क, हैदराबाद में भारत बायोटेक और पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा करेंगे। और इस बीच ये अहम जानकारी मिल रही है कि अहमदाबाद पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं पीएमओ ने कल जो ट्वीट किया था उसमें आगे ये भी कहा कि भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक चरण में पहुंच गया है। प्रधानमंत्री इन संस्थानों में जाकर वहां के विज्ञानियों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उनके सामने क्या दिक्कतें आ रही हैं। वह वैक्सीन को देश के लोगों तक पहुंचाने में पेश आने वाली चुनौतियों को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो ये अहम खबर आज के लिए मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज 3 शहरों का दौरा करने वाले हैं। इस बीच ये बड़ी जानकारी कि अहमदाबाद पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अहमदाबाद में वे वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लेंगे। जायडस बायोटेक पार्क यहां पर पीएम पहुंचे हैं। यहां पर तमाम जो तैयारियां हैं उनको प्रधानमंत्री करीब से जानने की कोशिश करेंगे। ये तमाम जानकारी पीएमओ के द्वारा ट्वीट करके शुक्रवार को दे दी गई थी। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने बताया कि मोदी सबसे पहले अहमदाबाद के पास स्थित प्रमुख दवा कंपनी जायडस कैडिला संयंत्र का दौरा करेंगे और वहां विकसित किए जा रहे कोविड-19 के टीके के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और इसी कड़ी में ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि अहमदाबाद पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए सबसे पहले मुरारी सिंह का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता जो कि महाराष्ट्र से इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुरारी, आज पुणे पहुंचने वाले हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां जाकर वे कोरोना वैक्सीन की तैयारियों को लेकर जायजा लेने वाले हैं। क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस मसले को लेकर? जी बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दोपहर 12-1 के आसपास जो है महाराष्ट्र के पुणे में पहुंचेंगे, जहां वो वैज्ञानिकों के साथ चर्चा करेंगे, वैक्सीन को लेकर आने वाली रुकावटों को लेकर समीक्षा करेंगे, जिसे लेकर पुणे में सारी तैयारी कर ली गई है। देखना होगा कि वैज्ञानिकों द्वारा क्या कुछ चुनौती प्रधानमंत्री के सामने रखा जाता है और उसके लिए क्या कुछ रास्ते निकाले जाते हैं। दूसरी लहर में जिस तरीके से कोरोना अपना पैर पसार रहा है, समय रहते अगर वैक्सीन नहीं तैयार होती है तो स्थिति काफी गंभीर बनेगी और यही वजह है कि प्रधानमंत्री उन 3 बड़ी संस्थाओं के पास आज पहुंच रहे हैं, जहां वो लेकर के वैज्ञानिकों से चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल मुरारी, लगातार ये कोशिश की जा रही है हमारे देश के वैज्ञानिकों की तरफ से कि जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन तैयार की जा सके और देश में इसका वितरण हो सके। अब बात महाराष्ट्र के उद्धव सरकार की कर लेते हैं मुरारी, तो क्या उद्धव सरकार की तरफ से रणनीति तैयार कर ली गई है कि किस तरह से राज्य के नागरिकों को वो कोरोना की वैक्सीन वितरित करेंगे और सबसे पहले किसे कोरोना का टीका लगाया जाएगा? देखिए, आधिकारिक तौर पर महाविकास अघाड़ी शिवसेना की तरफ से कोई औपचारिक रूप से कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरीके की तैयारी देखी जा रही है, कहना गलत नहीं है कि उद्धव सरकार इस मसले पर पूरी तरह से गंभीर है। पहली लहर में जिस परिस्थितियों का, जिन चुनौतियों का सामना किए थे, उससे निपटने के लिए दूसरी लहर पर उद्धव सरकार उन तमाम कदमों को उठाए, चाहे रेलवे स्टेशन पर चेकअप हो, एयरपोर्ट पर चेकअप हो या फिर आने जाने वाले जो महाराष्ट्र के बॉर्डर हैं, ऐसे तमाम जगहों पर भी उन्होंने अपनी नजर गड़ाई है। वैक्सीन को लेकर लगातार महाराष्ट्र सरकार, स्वास्थ्य विभाग इस मामले में उन तमाम डॉक्टर और वैज्ञानिकों के साथ चर्चा भी कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, जानकारी आपसे चाहेंगे, प्रधानमंत्री निकल चुके हैं दिल्ली से, सबसे पहले वो अहमदाबाद पहुंचे हैं और आज 3 शहरों का वे दौरा करने वाले हैं जहां पर कोरोना की वैक्सीन तैयार की जा रही है। क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज तो स्पष्ट है, जहाँ वैक्सीन की बात हो रही है, यानी कि कोरोना वैक्सीन की बात जो हो रही है, वो कहीं ना कहीं देश के लिए कहीं ना कहीं सबकी निगाहें उस पर वैक्सीन पर रुकी हुई हैं। मगर बात करें जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से निकल चुके हैं और वैक्सीन की यानी कि जो प्रक्रिया है उसको देखेंगे और किस तरीके से वो वैक्सीन बनाई जा रही है। और यहाँ तक कि पूरे देश अब जब वैक्सीन की तरफ देख रहा है और कहीं ना कहीं पूरी वर्ल्ड की निगाहें भारत की तरफ है और भारत की कहीं ना कहीं जो वैक्सीन है वो भी तैयार होने वाली है। और कहीं ना कहीं उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द से जल्द ये वैक्सीन लोगों तक मुहैया हो पाएगी। और लगभग ये कह सकते हैं जो दिल्ली कह सकते हैं देश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन जी, उन्होंने पहले स्पष्ट कर दिया है लगभग अगस्त तक ये वैक्सीन मार्केट के अंदर आ जाएगी और लोग इसका यूज कर सकते हैं। मगर सबसे पहले बात करें जिसको वैक्सीन लगानी है, ये पहले मेडिकल डिपार्टमेंट के लोगों को लगाई जाएगी, यानी कि जो स्वास्थ्य कर्मी डॉक्टर है उनको लगाई जाएगी, ताकि जो संक्रमण का खतरा उनको बना हुआ है पहले उनको लगाने के बाद में फिर जनता को दी जाएगी। तमाम वो सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, वैक्सीन हो या फिर कहे प्रक्रिया हो, सारी चीज करी जाएंगी, मगर समय के हिसाब से किया जाएगा। मगर अभी जो समय है वो यही है कि वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं है, तो कोरोना महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजर के लिए पहले भी सरकारों की तरफ से कहा गया है, दिल्ली सरकार की तरफ से भी, केंद्र सरकार की तरफ से भी। मगर जनता जो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर अभी भी लापरवाही कर रही है और कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर खड़ी हुई, क्योंकि लगातार कोरोना पेशेंटों की जो गिनती है वो बढ़ती चली जा रही है। उसको रोकने के लिए जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जनता को जागरूक होना पड़ेगा और ये बात आपने एकदम सही है कही है। राजीव, जानकारी आपसे ये भी चाहेंगे कि जिन 3 शहरों का आज दौरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जानकारी क्या है, कहां तक पहुंच गई है कोरोना वैक्सीन की तैयारियां, किस स्टेज में है इस समय हम? देखिए, बिल्कुल बात करें जो कोरोना वैक्सीन की बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद जाके चेक करें, देखेंगे कि किस तरीके से वैक्सीन बन रही है और किस तरीके से उसका ट्रायल चल रहा है। मगर बात करें जब वैक्सीन की तैयारी की, तो वैक्सीन की तैयारी लगभग लास्ट स्टेज पे चल रही है, यानी कि तीसरे चरण पे चल रही है। और कोशिश ये की जा रही है कि वैक्सीन जल्द से जल्द तैयार हो सके और जल्द से जल्द तैयार होने के साथ साथ उसका प्रोडक्शन, यानी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो उसकी वैक्सीन बनाई जा सके और जनता तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होगी वो भी तमाम राज्यों के अंदर बात को लेकर कोई जानकारी मिल पाई है
राजीव के शुरुआती दौर में किस तरह से वितरण किया जाएगा, टीकाकरण जो है कोरोना का वो किस तरह से होगा, क्योंकि बिहार के लिए ये ऐलान किया गया था कि वहां पर मुफ्त में कोरोना वैक्सीन दी जाएगी, तो अन्य राज्यों के लिए किस तरह से क्या कुछ रणनीति है केंद्र की, इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है अभी तक? देखिए, बिल्कुल बता दें, केंद्र की तरफ से जो बात करें तो तरफ से ये जरूर कह दिया गया है, स्पष्ट कर दिया गया है कि वैक्सीन सबको मिलेगी, यहाँ ना कि कोई गरीब हो उसको भी मिलेगी और वैक्सीन सब जो कोई अमीर हो तो उसको भी मिलेगी। वैक्सीन सबको मिलेगी, मगर सबसे पहले की जो बात करें, जो सबसे पहले वैक्सीन का जो टीकाकरण है, यानी कि जो डॉक्टर है या फिर स्वास्थ्य कर्मी है उनको पहले दी जाएगी, ताकि जो वायरस का खतरा जो उनको सबसे ज्यादा बना हुआ है, क्योंकि वही ऐसे एक योद्धा है जो इस टाइम कोरोना जैसी महामारी से जो मरीजों का इलाज कर रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं बात करें जिस तरीके से वैक्सीन की जो उपलब्धि है, यानी कि वो उपलब्धि काफी हद तक कारगर हो चुकी है और लगभग कह सकते हैं भारत के अंदर वैक्सीन बनने के लिए तैयार भी होने वाली है। मगर कुछ ही समय जा रहा है जिसकी वजह से कह सकते हैं वैक्सीन मार्केट तक उपलब्ध हो जाएगी। मगर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो वो भी अभी संतुष्ट है, क्योंकि उनको भी लगता है कि भारत की जो वैक्सीन बन रही है वो जनता तक पहुंचेंगी और जनता तक पहुंचाने के लिए जो तमाम जो रास्ते होंगे, चाहे वो कहेंगे किसी भी राज्य की बात करें, या बिहार की बात करें, या दिल्ली की बात करें, या फिर पंजाब की बात करें, या किसी और राज्य की बात करें, तो तमाम वो जगहों पर वैक्सीन पहुंचाई जाएगी, तमाम वो जगहों पर उपलब्ध होगी। मगर अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है केंद्र सरकार की तरफ से कि वैक्सीन फ्री मिलेगी या फिर वैक्सीन जो है वो इसको लेकर अभी रणनीति बनना बाकी है। आपकी जानकारी एकदम सही है राजीव, आप लगातार हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। तो ये अहम खबर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 शहरों के दौरे पर निकल पड़े हैं, जिसमें अहमदाबाद, पुणे शामिल है। बताया जा रहा है कि यहां पर कोरोना की वैक्सीन तैयार की जा रही है और इन इंस्टीट्यूट का आज प्रधानमंत्री की तरफ से दौरा किया जाना है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। एक निजी यूनिवर्सिटी का काला सच, बीटेक, एमटेक, बीबीए, इंजीनियर टीचर बनाने का काला खेल। 5000 बच्चे हो चुके हैं शिकार। 300 से ज्यादा कर्मचारी मिलकर दे रहे हैं अंजाम। नेपाल से लेकर रवांडा, अफगानिस्तान से लेकर केन्या, हर जगह मौजूद यूनिवर्सिटी के दलाल कैसे देते हैं अपने कारनामों को अंजाम। जल्द करेंगे बड़ा खुलासा, दिखाएंगे आपको पूरा सच। ऑपरेशन फेक गुरुजी, सिर्फ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रैपिड एंटीजन किट से कोरोना जांच की एक्यूरेसी एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। पहले 20 से 25 नवंबर के बीच हुए सर्वे में 1178 संक्रमित मिले। नवंबर में कुल जांच के आंकड़े देखें तो आरटीपीसीआर जांच में 22.19% लोग संक्रमित मिले हैं। वहीं रैपिड एंटीजन टेस्ट में यह संख्या महज 5% है, वह भी तब जब आरटीपीसीआर की तुलना में रैपिड जांच दोगुनी हुई है। दिल्ली सरकार के आंकड़े के मुताबिक 1 से 25 नवंबर के बीच दिल्ली में कुल 13 लाख से अधिक जांच हुई, जिसमें 4.57 लाख आरटीपीसीआर जांच में 1 लाख कोरोना संक्रमित मिले हैं। यह 22% से अधिक है। इसी दौरान 8 लाख जांच रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से हुआ। इसमें 50,352 लोग संक्रमित मिले, जो महज 5% रहा। यानी आरटीपीसीआर की तुलना में रैपिड जांच की संख्या तो दोगुनी हुई है, मगर संक्रमण की दर में बहुत अंतर है। बीते दिनों हाईकोर्ट रैपिड एंटीजन किट की एक्यूरेसी को लेकर सवाल उठा चुका है। संक्रमितों की पहचान के लिए आरटीपीसीआर जांच बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि नवंबर में बड़ी संख्या में केस आने की वजह यह भी है कि इस महीने आरटीपीसीआर जांच की संख्या बढ़ाई गई है। किसी दिन आरटीपीसीआर से हुई जांच की संक्रमण की दर 30% से ऊपर तक रही। रैपिड एंटीजन किट की जांच रिपोर्ट में एक्यूरेसी को लेकर चिंता से आईसीएमआर भी वाकिफ है, इसलिए सभी राज्यों से आरटीपीसीआर जांच बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि अगर किसी लक्षण वाले व्यक्ति की रैपिड जांच में रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो अनिवार्य रूप से आरटीपीसीआर जांच कराई जाए। और खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी लगातार लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजीव, आपसे जानकारी चाहेंगे रैपिड टेस्ट किट की एक्यूरेसी को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। एक आंकड़ा जो है वो सामने निकल कर आया है
और उस आंकड़े के अनुसार आरटीपीसीआर की तुलना में रैपिड टेस्ट से जो जांच की जा रही है उसकी दर काफी कम बताई जा रही है। देखिए, एक चीज तो समझनी होगी कि रैपिड टेस्ट जो है और वो आरटीपीसीआर जो टेस्टिंग है, वो दोनों ही प्रक्रिया अलग अलग है। एक के अंदर कम समय लगता है, एक के अंदर ज्यादा समय लगता है। रैपिड टेस्ट की बात करें तो रैपिड टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो लगभग आधे घंटे के अंदर आ जाती है, और आरटीपीसीआर की बात करें तो वो उसकी लगभग 5 से 6 घंटे लगते हैं उसकी रिपोर्ट आने के लिए। मगर बात करें जिस तरीके से लक्षणों की, तो लक्षण कई बार रैपिड टेस्ट के अंदर नहीं पता लग पाते हैं। मतलब क्या सीधे सीधे कहें तो कई बार उसकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आती है और कहीं ना कहीं संक्रमण जरूर होता है व्यक्ति के अंदर। मगर बात करें जिस तरीके से आरटीपीसीआर टेस्टिंग की, उसके अंदर पूरी प्रक्रिया होती है और लगभग 5 से 6 घंटे का समय लगता है, और कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट जो रैपिड टेस्ट के अंदर नेगेटिव आई थी वो इसके अंदर पॉजिटिव आती है, और कहीं ना कहीं ये सारे लक्षणों को पकड़ पाती है। मगर बात करें जिस तरीके से लक्षणों के साथ साथ टेस्टिंग की प्रक्रिया बढ़ाने की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कहीं ना कहीं टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो बढ़ाई जाए ताकि लोगों को तक सुविधा मिल सके। मगर बात करें जिस तरीके आरटीपीसीआर टेस्टिंग की, वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार पूरे देश के अंदर इसको बढ़ाने की प्रक्रिया अपनाई हुई है, और यहां तक कि हर तरीके से आरटीपीसीआर टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो बढ़ाई जा रही है और कोई ना कहीं लोगों को राहत देने की कोशिश की जा रही है। मगर बात करें रैपिड टेस्ट की, तो रैपिड टेस्ट भी लगातार किए जा रहे हैं, क्योंकि कई बार रैपिड टेस्ट के अंदर सिम्टम नहीं पकड़ पाती है, इसलिए इसने कहीं ना कहीं जो उसकी रिपोर्ट जल्दी आती है और कई बार दिक्कतें भी होती है। मगर कहीं ना कहीं आरटीपीसीआर पीसीआर की जो टेस्टिंग है वो कहीं ना कहीं कारगर नजर आ रही है, क्योंकि उसके अंदर जल्दी से रिपोर्ट नहीं आती है मगर लक्षण पूरे पकड़ पाती है, और कहीं ना कहीं हर तरीके से ये पता लग पाता है कि किसके अंदर पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है और किसके अंदर कितने लक्षण है, मगर उसके अंदर सारी जानकारी मिल पाती है। मगर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है, यहाँ तक कि आरटीपीसीआर टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो निरंतर बढ़ाई जा रही है, और कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही है कि इसी टेस्टिंग के माध्यम से लोगों का चेकअप किया जा सके। जी बिल्कुल, और ये जानकारी मिल रही है राजीव कि नवंबर महीने में इतने ज्यादा केस सामने आने की एक वजह ये भी है कि यहाँ पर आरटीपीसीआर की जो टेस्टिंग है उसकी संख्या को बढ़ाया गया है। क्या ये जानकारी एकदम पुख्ता है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज तो स्पष्ट है कि नवंबर महीने के अंदर जो दिवाली पड़ी थी, यानी कि दिवाली का फेस्टिवल आया था, उसके अंदर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, जिसके वजह से संक्रमण फैलता चला गया। मगर बात करें आरटीपीसीआर टेस्टिंग की, दिल्ली के अंदर तमाम जगहों पर या तमाम कैंपिंग के अंदर या तमाम अस्पतालों के अंदर आरटीपीसीआर टेस्टिंग की जा रही है। लगातार इसी की वजह से लोगों का संक्रमण जो है वो पकड़ में आ पा रहा है, और यहाँ तक कि ये पता लग पा रहा है कि लोगों को अंदर कितना संक्रमण है, मगर उनको जल्दी से जल्दी ठीक भी किया जा रहा है। मगर बात करें जिस तरीके से सरकार अपनी कोशिश में कारगर होती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से निरंतर टेस्टिंग की प्रक्रिया बढ़ाई जा रही है, अस्पतालों के अंदर वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाई जा रही है, बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है, लगता है कि दिल्ली सरकार अभी चौकन नहीं है और दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है और केंद्र सरकार भी कोशिश कर रही है। मगर जनता की तरफ से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लापरवाही जरूर है। अगर जनता भी पूरा सहयोग दे केंद्र सरकार का और राज्य सरकारों का, तो कहीं ना कहीं वायरस को जल्दी से जल्दी पकड़ में आ सकता है और जल्दी से जल्दी इसका इलाज किया जा सकता है। जी शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो एक बड़ा खुलासा यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में रैपिड टेस्ट की एक्यूरेसी पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। जानकारी मिल रही है कि आरटीपीसीआर टेस्टिंग की तुलना में रैपिड जो टेस्ट कर रहा है उसे संक्रमण की दर काफी कम नजर आ रही है, तो इसके एक्यूरेसी पर सवाल उठ रहे हैं। देखने वाली बात यह रहेगी कि अब इसके बाद दिल्ली सरकार क्या कुछ फैसला लेती है और आरटीपीसीआर की जो संख्या है वो और कितनी ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी गोलाबारी और कश्मीर में आतंकी हमले को ठेंगा दिखाते हुए लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए शनिवार को लोग वोट डालने घर से निकले और एक इतिहास बनाया। यह चुनावों में लोकतंत्र को मजबूत करने में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। यह बताएंगे कि प्रदेश के लोग अमन और विकास के लिए केंद्र के हर फैसले के साथ हैं। ऐसे में इन चुनावों को पूरी तरह सफल बनाने के लिए आतंकवाद ही नहीं, कोरोना संक्रमण के खतरे से निपटने की भी तैयारी कड़ी है। शनिवार को प्रदेश के सभी 20 जिलों के दूर दराज के इलाकों में 43 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। ऐसे में शुक्रवार को पोलिंग स्टाफ के साथ सुरक्षा बलों ने प्रदेश में बनाए गए 2146 मतदान केंद्रों में डेरा डाल लिया। कई दूरदराज इलाकों में हेलीकॉप्टर से पोलिंग स्टाफ को पहुंचाया गया है। चुनाव को सुरक्षित बनाने के लिए पहले से मौजूद सुरक्षा बलों के साथ 165 अतिरिक्त कंपनियों को तैनात किया गया है। चुनाव की सुरक्षा को लेकर 3 स्तर पर बंदोबस्त किए गए हैं। सेना और सीमा सुरक्षा बल आतंकियों के मंसूबे को नाकाम बनाएंगे। दूसरे चक्र में सुरक्षा बल कस्बों और गांवों में कानून और व्यवस्था बनाएंगे। वहीं तीसरे चक्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मतदान केंद्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे।
पर आज सुबह से वोटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए, रोडों की, बिजली, वाटर, यहाँ पर बहुत सी किल्लत है, ऐसे पानी की किल्लत है और लोग चाहते हैं कि इसका कुछ ना कुछ यहाँ पर संविधान हो जाए। इसीलिए सर यहाँ पर वोटिंग करने के लिए बहुत से ज़्यादा लोग आ रहे हैं सवेरे सवेरे, क्योंकि पता है फिर दिन में काम पे जाना होता है, इसीलिए सर यहाँ पर सवेरे सवेरे लोग आते हैं और अपना वोट का अच्छी तरीके से हक राय देते हैं और वापस जाते हैं सर। तो आपको लगता है कि वोट से ही बदलाव आ सकता है? इंशाल्लाह हाँ, उम्मीद है, क्योंकि अगर वोट नहीं जाएंगे तो ये इनकी गवर्नमेंट जो है बीजेपी की, तो ये इनके हाथ में सब कुछ है, सेंटर भी इनका है, सब कुछ है इन्हीं का, तो जैसे ये चाहेंगे तो वैसा ही होगा। फिर अगर यहाँ पर वोटिंग नहीं होगी या यहाँ पर वोटिंग हो गई, इसका मतलब है कि यहाँ पर लोग चाहते हैं कि कुछ चेंज हो जाए। इसका मतलब यह है कि ये नहीं चाहते हैं कि चेंज हो जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर बीजेपी है तो दूसरा कुछ भी आ सकता है यहाँ पर। आपको लगता है कि डेवलपमेंट होगी? इंशाल्लाह उम्मीद है, क्योंकि जो यहाँ पे हमने उम्मीदवार उठाए हैं ये बहुत ही ईमानदार और अच्छे लोग हैं और वादे भी किए इन्होंने, लेकिन मसला ये है कि अभी इनके ऊपर हमें भरोसा करना ही करना है, क्योंकि इसके सिवा हमारे लिए कोई। खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जम्मू से रविंद्र श्रीवास्तव इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रविंद्र, अपडेट चाहेंगे डीडीसी चुनाव को लेकर? आज सुबह करीब 7 हुए हैं और अभी तक जो है चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे हैं। वहीं 2 बजे तक, सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक चुनावी प्रक्रिया जो रहेगी, लेकिन उसके बाद चुनाव जो है 2 बजे समाप्त हो जाएंगे। 19 दिसंबर को जो है इनकी गिनती होगी और 19 दिसंबर मतों की गिनती और 22 दिसंबर को जो है यही है जब जो है चुनाव की गिनती होगी। वहीं चुनावों को लेकर लोगों में भी काफी जोश है और खास करके जो गुपकार गठबंधन है और बीजेपी, इन सब और कांग्रेस भी इन चुनावों में हिस्सा ले रही है। जब बिल्कुल, लोगों के जोश को हम इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लेना शुरू कर दिया है। रविंद्र, समय की कमी की वजह से आपको रोक रही हूं, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो आपको बता दें कि डीडीसी चुनाव के लिए इस समय मतदान चल रहा है और पूरे दल बल की मौजूदगी में ये मतदान चल रहा है। हर परिस्थिति से निपटने के लिए वहां का स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज,